नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज इन खबरों पर मेरे साथ चर्चा करेंगे, अपनी विशेष राय रखेंगे खेल पत्रकार और विशेषज्ञ धर्मेंद्र पंत। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। नवीन, आपको और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। सौरभ गांगुली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष चुना गया। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत और एच.एस. प्रणय अगले दौर में पहुंचे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले संस्थानिक पुरस्कार प्रदान किए और फुटबॉल में नीदरलैंड्स ने 8 साल बाद अगले साल होने वाले फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 1 विकेट खोकर 20 रन बना लिए हैं और ओवर हो चुके हैं 4। तो ये तो रहा अब तक का ताजा तरीन स्कोर की क्या कुछ रहा है। और अब करते हैं धर्मेंद्र जी से बात। धर्मेंद्र जी, भारत ने टॉस जीत लिया है, गेंदबाजी करने का फैसला किया है। लगातार जो हम पिछले 1 महीने से लगातार हम कहते आ रहे हैं, टॉस जीतेंगे तो आपको बल्लेबाजी करनी चाहिए, आपके पास ओस होगी। क्या आज सवाई मानसिंह स्टेडियम में ओस नहीं होगी? शुरुआत नहीं, ओस तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि बाद में जब ओस होती है तो गेंद पर, विशेषकर गेंदबाजों को गेंद पर नियंत्रण रखने में या दिक्कत आती है और वो सही लाइन और लेंथ उनकी गड़बड़ा जाती है। तो कहीं ना कहीं ओस एक बड़ा कारक होगा और उसका फायदा भारतीय बल्लेबाजों को उठाना चाहिए। और आपने यूएई में देखा होगा कि ओस अगर यूएई में प्रभाव डाल सकती है तो भारत में तो निश्चित तौर पर वो प्रभाव डालेगी। और दूसरी बात यह है कि जब आपको एक चेज करने का एक लक्ष्य एक निर्धारित होता है तो वैसे भी अमूमन टीमें लक्ष्य हासिल करने में ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा सहजता महसूस करती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारत को किसी तरह की दिक्कत आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अभी जिस हिसाब से भारत ने अभी शुरुआत की है, भुवनेश्वर कुमार पहले ही ओवर में विकेट लेते हैं और उसमें भी अहम बात यह है कि भुवनेश्वर कुमार पिछले कुछ मैचों में जूझ रहे थे। आपने देखा होगा कि विश्व कप में वो अनुकूल प्रदर्शन नहीं कर पाए थे जैसे कि उनसे उम्मीद की जा रही थी। उनकी जो स्विंग थी वो ऐसा लग रहा था कि कहीं खो सी गई है, लेकिन यहां पर जब उन्होंने डेरिल मिचेल का विकेट लिया, वो इतनी अच्छी इन स्विंगर थी कि लगा कि पुराना भुवनेश्वर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक जो कह सकते हैं ना कि कुछ संकेत हमें मिल रहे हैं। और नई टीम है, नया कोच है, नया कप्तान है, मतलब आपको कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। और एक जब आपका मुखिया बदलता है, आपका कोच बदलता है, तो कहीं नहीं कहीं खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी भी उनकी थोड़ा सा बदल जाती है। तो एक कह सकते हैं कि टीम में एक नए उत्साह के साथ, और ये तैयारियां हम कर रहे हैं 11 महीने बाद के लिए, क्योंकि हमने अगले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप खेलना है और विश्व कप के लिए आपको अभी से तैयारियां करनी होगी। आपको अभी आपके पास प्रयोग करने का समय है, क्योंकि फिर आपको आईपीएल में खेलना होता है और आपके पास बहुत कम ऐसे टूर्नामेंट होंगे जिसमें कि आप T20 मैच खेलेंगे और आप अपनी टीम की तैयार कर सकते हैं। इस श्रृंखला में न्यूजीलैंड की ओर से तेज गेंदबाज टिम साउदी कप्तानी कर रखे हैं, जबकि केन विलियमसन को विश्राम दिया गया है। भारत की ओर से भी नए कप्तान हैं, तो दोनों कप्तानों की देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो अपनी टीम को इस मैच में लेके जाते हैं। देखिए, ये कह सकते हैं कि हाँ, रोहित शर्मा नए कप्तान नियुक्त हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं माना जा सकता कि वो कप्तानी का उनको अपार अनुभव है, क्योंकि 5 बार वो मुंबई इंडियंस को चैंपियन बना चुके हैं आईपीएल में। और आईपीएल में जो दबाव होता है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम के लिए कप्तानी करते हुए वो उससे हटकर कुछ बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा दबाव नहीं होता है कि भारतीय टीम का कप्तान बनने पर बहुत ज्यादा दबाव। टिम साउदी के लिए कहा जा सकता है कि साउदी भी पहले इससे पहले भी कप्तानी कर चुके हैं और कप्तानी का उनको अनुभव, न्यूजीलैंड की कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन उनको ये पता है कि वो स्टॉप गैप, मतलब अभी क्योंकि वो विलियमसन को टेस्ट श्रृंखला के लिए वो तरोताजा रखना चाहते हैं, वो फ्रेश रखना चाहते हैं। लंबे समय से खेल रहे थे, आईपीएल में भी खेल रहे थे, तो सऊदी के लिए तो एक ये कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए कप्तानी है, लेकिन रोहित शर्मा से निश्चित तौर पर बड़ी उम्मीदें हैं। धर्मेंद्र, भारतीय टीम में एक नया चेहरा आज दिखाई दे रहा है, ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर। क्या आपको लगता है कि वो अपनी जगह बनाने में सफल हो पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम
हार्दिक पांड्या का एक विकल्प ढूंढ रहे हैं जी, क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं तो उनकी T20 टीम में जगह नहीं बनती है, क्योंकि हमें एक ऐसा खिलाड़ी, एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर चाहिए जो कम से कम 2 ओवर कर सके और 5वें या 6ठे या 7वें नंबर पर आकर बल्लेबाजी करके 9-10 गेंदों में 25 या 30 रन बना सकें। वेंकटेश अय्यर ने कम से कम केकेआर की तरफ से खेलते, भले वो पारी ओपन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने दिखाया कि वो लंबे शॉट खेल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इवन मोर्गन ने उनका गेंदबाज के रूप में बहुत अच्छा उपयोग किया था। उन्होंने अच्छी पेस से, अच्छी ये कह सकते हैं कि 2 ओवर वो आराम से निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और इस पूरी श्रृंखला में जिस एक खिलाड़ी पर खास नजर सबकी नजर रहेगी वो वेंकटेश अय्यर ही हैं, क्योंकि हमने मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी इस चीज को ध्यान में रखा था कि कौन से ऐसे खिलाड़ी उभर के आ सकते हैं कि जो हमारे लिए तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं। और भारत को एक हरफनमौला खिलाड़ी के रूप में वेंकटेश अय्यर का नाम दिखाई दिया, उनका चेहरा दिखाई दिया, उनको टीम में जगह दी गई। भारतीय टीम की बात करें तो आज सूर्य कुमार यादव जो है वो तीसरे नंबर पर दिखाई देंगे, आज कोहली नहीं दिखाई देंगे, उसके बाद श्रेयस अय्यर दिखाई देंगे और फिर ऋषभ पंत, वेंकटेश अय्यर, अक्षर पटेल होंगे, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर और मोहम्मद सिराज। भारतीय टीम के पास आज मौका होगा अपनी की धरती पर न्यूजीलैंड को पछाड़ने का, हराने का और विश्व कप का बदला लेने का। हाँ, ये कह सकते हैं बदला शब्द थोड़ा सा इसमें इसलिए क्योंकि विश्व कप में उन्होंने हमें बाहर कर दिया था। अगर हम वहां उनसे हारते नहीं तो निश्चित तौर पर हम सेमीफाइनल में पहुंचते। लेकिन हाँ, ये है कि टीम में कुछ बदलाव है। अब भी मुझे थोड़ा सा हैरानी है कि युजवेंद्र चहल को क्यों मौका नहीं दिया गया, क्योंकि युजवेंद्र चहल आईपीएल में उन्होंने, आपने देखा होगा, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और जब उनको विश्व कप की टीम में नहीं चुना गया तो एक चर्चा का विषय रहा था। एक कह सकते हैं कि चयनकर्ताओं पर भी सवाल उठे थे कि आखिर उन्होंने, युजवेंद्र चहल जब बहुत अच्छा खेल रहे थे, अक्षर पटेल को आनंद फानंद में बाहर किया गया क्योंकि उनको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए था जो तेज गेंदबाज चाहिए था, क्योंकि हार्दिक पांड्या को लेकर एक संदेह बना हुआ था कि वो 2 ओवर नहीं कर पाएंगे। ऐसे में शार्दुल ठाकुर आते हैं तो टीम ओवरऑल ठीक है। जहां तक मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। वो चौथे नंबर पर एक ऐसे बल्लेबाज हैं कि जो जरूरत पड़ने पर लंबे शॉट भी खेल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पारी को संवार भी सकते हैं। तो ऐसे एक बल्लेबाज की हमें कह सकते हैं कि वो कोहली की कमी उतनी नहीं खलने देंगे T20 में, विशेषकर जितनी की लगता है कि कोहली एक बड़ा नाम है और बड़े खिलाड़ी हैं। हालांकि इस बार अक्षर पटेल को ज्यादा तवज्जो दी गई है क्योंकि हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट इस बार नया है, कप्तान नकीक हैं और हमारे नेशनल क्रिकेट अकादमी जो है NCA के अध्यक्ष भी नकीक हैं। नहीं, मैं वही बोल रहा हूं कि टीम अभी राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा दोनों के पास अभी प्रयोग करने का मौका है और हो सकता है कि वो ये उनका जो ये कह सकते हैं कि ये तीन मैचों से वो अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे और इसीलिए उनको ये ऐसा नहीं है कि अक्षर पटेल को वो मौका नहीं देंगे। अगर आपने भारत एक कोच के रूप में राहुल द्रविड़ को देखा होगा तो जितने भी खिलाड़ी दौरे पर जाते थे वो अक्सर ये कोशिश करते थे कि प्रत्येक खिलाड़ी को मौका मिले। तो यहां भी उनकी कोशिश ये रहेगी कि इस तरह की श्रृंखलाओं में जो द्विपक्षीय श्रृंखलाएं होती हैं इसमें प्रत्येक खिलाड़ी को मौका मिले। और ऐसे में ये नहीं कहा, अभी 2 मैच जो होने हैं रांची और कोलकाता में, हमें ये लगता है कि वहां पर युजवेंद्र चहल को जरूर मौका मिलेगा। जी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। यह फैसला आज दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में लिया गया। गांगुली अनिल कुंबले की जगह लेंगे जिन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद अपने पद को छोड़ा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसमें शीर्ष 2 टीमों के बीच फाइनल के साथ 2 सालों तक 9 टीमों के बीच टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। 2027 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में 14 टीमों के भाग लेने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। इसमें 1 दिवसीय रैंकिंग की शीर्ष 10 टीमें सीधे क्वालिफाई करेंगी, वहीं अन्य टीमों को क्वालिफायर राउंड के माध्यम से टूर्नामेंट में जगह बनानी होगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में 246 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले संस्थानिक पुरस्कार प्रदान किए। कुल 162 खिलाड़ी और 84 प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल को महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है और कहा कि स्कूल में विद्यार्थियों की खेल उपलब्धियों की घोषणा से अन्य विद्यार्थी भी खेलों के लिए
प्रेरित हो रहे हैं। और अब बात बैडमिंटन की। इस समय इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जा रहा है और पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय जो हैं वो अगले दौर में पहुंच गए। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट है, बहुत ही अच्छी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं और भारत के किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणय हालांकि अगले दौर में पहुंच चुके हैं, लेकिन चुनौती अभी बरकरार है। देखिए नवीन, जो जितने भी भारतीय खिलाड़ी हैं उन्होंने पिछले अगर कुछ टूर्नामेंट जो भी खेले, हाइलो ओपन देख लो, ये यूरोप में जो जिन टूर्नामेंट में वो खेल रहे थे, उन्होंने शुरुआती दौर में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल एक तरह से उनके लिए एक कह सकते हैं कि मुश्किल कड़ी बनती जा रही है। भारतीय खिलाड़ियों का के साथ पिछले कुछ समय से लगातार देखने को मिल रहा है कि वो शुरुआती मैचों में, शुरुआती दौर में अक्सर आपके सामने बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं होता, लेकिन जैसे ही चुनौती आती है कहीं ना कहीं उस चुनौती से पार नहीं पा रहे हैं और एक किसी तरह से ये कह सकते हैं कि चिंता का विषय है जी। लेकिन इंडोनेशिया मास्टर में ठीक है, बहुत अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ भारतीयों का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। हम सिंधु पर भी नजर गड़ाए हुए हैं क्योंकि सिंधु 2019 के बाद कोई टूर्नामेंट नहीं जीती हैं। तो एक कह सकते हैं कि इस तरह से एक टूर्नामेंट जीतने से जो खिलाड़ियों का कह सकते हैं ना कि मनोबल बढ़ेगा, तो यहां पर वो कहीं ना कहीं ये काम इंडोनेशिया मास्टर उनके लिए कर सकता है। किदाम्बी श्रीकांत ने 21-18, 15-21, 21-16 टफ गेम रहे, लेकिन मुकाबला जीत लिया। उन्होंने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव को हराया और वहीं प्रणय ने मलेशिया के ल्यू डेरेन को 22-20, 21-19 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई है। दोनों के ही मुकाबले टफ रहे, विशेषकर श्रीकांत का, क्योंकि श्रीकांत से ये कह सकते थे कि पोपोव अभी नए खिलाड़ी हैं, विश्व रैंकिंग में 71वें नंबर के हैं और यहां पर श्रीकांत 15वें नंबर के हैं। तो स्वाभाविक है कि जब रैंकिंग में इतना अंतर होता है तो ये इस बात का संकेत है कि उन दोनों खिलाड़ियों के खेल में और उनके प्रदर्शन में, उनकी फॉर्म में का अंतर भी ये चीजें दिखाती हैं। तो तारीफ पोपो की करनी पड़ेगी जिन्होंने श्रीकांत को इतनी देर तक उलझाए रखा और 1 घंटा 15 मिनट तक उन्होंने कोर्ट पर उनको नचाए रखा। श्रीकांत को निश्चित तौर पर इन जो भी इन्होंने संघर्ष किया और जो भी अगले दौर के लिए कुछ न कुछ सबक मिले होंगे जी। जबकि पारुपल्ली कश्यप और बी साई प्रणीत की चुनौती समाप्त हो गई है। पारुपल्ली कश्यप को डेनमार्क के हैंस क्रिस्टियन ने 21-10, 21-19 से पराजित किया और बी साई प्रणीत को इंडोनेशिया के शिशिर हेरेन ने 16-21, 21-14, 22-20 से पराजित किया। अब हम कल की बात करते हैं। लक्ष्य सेन ने हालांकि अपना मैच जीत लिया था, लेकिन आने वाले कल यानी टुमारो उनका मुकाबला केंटो मोमोटो से होने वाला है। बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा या फिर सीधे सेटों में लक्ष्य सेन पराजित हो सकते हैं। हम जीत की बात अभी नहीं करते हैं। नहीं, एकदम आप लक्ष्य सेन को नकार नहीं सकते हैं जी, क्योंकि वो उनके बारे में ये हमेशा ये कहा जाता है कि वो उलटफेर करने में सक्षम है। और ठीक है, मोमोटो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि सीधे गेम में वो हार जाएंगे। हाँ, चुनौतीपूर्ण मैच हो ये सभी हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सेन को आप एकदम से नकारना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। पुरुष डबल्स की बात करें तो अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी को जापान के ताकुरो होकी और युगो कोबियासी से हार का सामना करना पड़ा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और एनसी किरेडी की जोड़ी ने इंडोनेशिया के प्रवीण जॉर्डन और ओक्टा विनाटी की जोड़ी को 21-11, 22-20 से पराजित कर अगले दौर में जगह बनाई। जबकि सुमित रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी को इंडोनेशिया के हफीज फैजल और ग्लोरिया एमानुएला से और वेंकट गौरव और दूही दिवांगन की जोड़ी को हांगकांग की चैंग टॉक और एनजी विंग की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष और भारतीय महिला सिंगल्स की बात करें तो भारतीय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब भी डबल्स की बात आती है, अगर हम मिक्स डबल्स की बात करें, अगर हम महिलाओं डबल्स की बात करें, तो हम वहां कहीं पर भी नहीं ठहरते। हालांकि उम्मीदें हमें सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी से थी, जो कि कल हार गई। निश्चित तौर पर वो हमारे टॉप 10 के खिलाड़ी हैं और जिस हिसाब से अभी एमआर अर्जुन और कपिला वगैरह जो एक नई कह सकते हैं कि एक नई पौध हमारी तैयार हो रही है, उनसे उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि अश्विनी और सिक्की रेड्डी भी ये कह सकते हैं कि शुरुआती मुकाबले जीतने के बाद वो अपनी लय बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इन खिलाड़ियों को इस बार पर गौर करने की जरूरत है। और जो उनके कोच हैं विशेषकर, क्योंकि हमें अक्सर ये शिकायत हमारे युगल खिलाड़ियों की रही है कि उनके जो कोच, उनके साथ राष्ट्रीय कोच होते हैं, वो युगल टीमों पर ज्यादा गौर नहीं करते, वो सिर्फ एकल खिलाड़ियों पर गौर करते हैं। तो ये एक ऐसा विभाग है कि जिसको हम
ओलंपिक, एशियाड और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, लेकिन उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। धर्मेंद्र, अभी इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक उसके बाद फिर इंडोनेशिया ओपन टूर्नामेंट भी होगा और भारतीय खिलाड़ियों के लिए इंडोनेशियन ओपन टूर्नामेंट जो कि एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, उसके लिए एक अच्छा मंच यहां पे मिल रहा है और उम्मीद है कि जब और आगे टूर्नामेंट आएंगे तो डबल्स में भी हम कुछ बेहतरीन कर पाएंगे। नहीं, एशियाई चरण के जितने भी हमारे, मैं वही बोल रहा हूं कि अभी हम यूरोपीय चरण में गए, लेकिन हमारा कोई भी खिलाड़ी चैंपियन नहीं बन पाया, या चाहे हम युगल में हो या एकल में हो। लेकिन अब एशियाई चरण में आपके पास कुछ हद तक कह सकते हैं कि परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हैं, तो उनका फायदा न सिर्फ एकल खिलाड़ियों को, युगल खिलाड़ियों को भी उठाना चाहिए। जी। बैडमिंटन के बाद अब आपको सीधे लिए चलते हैं फुटबॉल के मैदान में। फीफा विश्व कप के क्वालिफाइंग मुकाबले चल रहे हैं और खबर यह है कि नीदरलैंड ने फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर दिया है। कल खेले गए क्वालिफायर मुकाबले में ग्रुप जी में नीदरलैंड्स ने नॉर्वे को 2-0 से पराजित किया। इसके साथ नॉर्वे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई। वहीं नीदरलैंड ने 8 साल बाद फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। ये बहुत अच्छी खबर है नीदरलैंड के खिलाड़ियों को, खैर तमाम फुटबॉल प्रेमियों को भी जो ये नीदरलैंड जैसी टीम को विश्व कप में देखना चाहते हैं। निश्चित तौर पर एक समय कहा जाता था कि नीदरलैंड रैंकिंग में नंबर 1 है, नीदरलैंड नंबर मतलब चोटी की 3 टीमों में शामिल है, लेकिन नीदरलैंड विश्व कप में जगह नहीं बना पाता। तो एक कहीं ना कहीं उसके पास प्रतिभाएं हैं, उसके पास कौशल है, उसके पास खिलाड़ी है, मतलब ये कह सकते हैं कि मैच जीतने का मादा भी है। क्योंकि अगर वो मैत्री मैच जीतता है, अगर वो यूरोपीय जो भी टूर्नामेंट जो होते हैं, यूएफए के टूर्नामेंट, उनमें मैच जीतता है, तो तभी वो रैंकिंग में अपनी अच्छी सुधार कर लेता है। धर्मेंद्र जी, यूरोपियन टीम की जब भी बात की जाती थी तो बात होती थी हॉलैंड की, बात होती थी जर्मनी की, बात होती थी इंग्लैंड और दूसरे खिलाड़ियों की, लेकिन 8 साल बाद अब जब उन्होंने क्वालिफाई किया है, वाकई में काबिल तारीफ है। निश्चित तौर पर, और ये फुटबॉल प्रेमियों के लिए भी एक अच्छी टीम जाती है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इटली प्ले ऑफ में पहुंच गया है। क्योंकि इटली को अगर इटली क्वालिफाई नहीं करता है तो कहीं ना कहीं टूर्नामेंट का एक जो कह सकते हैं ना, चमक भी फीकी पड़ जाती है। हॉलैंड नहीं कर रहा था, चमक फीकी पड़ रही थी। लेकिन अब जब नॉर्वे की बात आती है, नॉर्वे के एक खिलाड़ी एरिक हॉलैंड है, जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो भविष्य के, मतलब अभी 20-21 साल के खिलाड़ी हैं और बहुत तेज तरार, उनको भविष्य का मेसी और रोनाल्डो इस तरह से कहा जाता है। लेकिन उनको लेकर कहीं ना कहीं मुझे यह है कि विश्व कप में उनको हम नहीं देख पाएंगे, उनको 2026 तक इंतजार करना पड़ेगा। और धर्मेंद्र, शायद यही हाल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का भी होता है। अगर वहां से अर्जेंटीना और ब्राजील टूर्नामेंट में नहीं आती है तो कहीं ना कहीं फीका लगता है विश्व कप भी। और इस समय बहुत अच्छी खबर यह है कि ब्राजील पहले ही क्वालिफाई कर चुका था और कल अर्जेंटीना ने ब्राजील के खिलाफ जो मैच था उसमें गोल रहित ड्रॉ खेला था और उसने अपने अंक 29 पर पहुंचा दिए हैं। मतलब कोई भी 2 टीमें जो बाकी हैं, 2 टीम से ज्यादा उनको ऊपर नहीं, उनसे ऊपर नहीं जा सकते। जो दक्षिण अफ्रीकी जो फुटबॉल, वहां से 5 टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं, लेकिन 4 टीमों को सीधे क्वालिफाई करने का मौका मिलता है। तो ब्राजील और अर्जेंटीना कर चुके हैं, इक्वेडर लाइन में है, चिली लाइन में है, बोलीविया तक लाइन में है, उरुग्वे लाइन में है। तो ये कह सकते हैं कि कुछ अच्छी टीमें विश्व कप में पहुंच रही हैं और कतर में जो अगले साल नवंबर में टूर्नामेंट होगा, उसमें फिर मुकाबले वही रोमांचक देखने को मिलेंगे। तो अब फुटबॉल प्रेमियों को इन रोमांचक मुकाबलों के लिए अगले साल तक इंतजार करना होगा। 2022 में कतर में ये मुकाबले खेले जाएंगे। और अब ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लेते हैं। दुनिया के पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर चोट से उबरने के कारण अगले साल जनवरी में होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। इसकी उन्होंने घोषणा कर दी है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि रॉजर फेडरर अगर 40 साल में भी खेलते हैं तो उनको देखने के लिए टेनिस प्रेमी लालायित रहते हैं, उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ती है और उनके खेल में आज भी वही जज्बा, वही दमखम, वही कौशल, वही कह सकते हैं कि निखार है। धर्मेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम है और आप इशारा कर रहे थे कि कुछ और भी कहना चाहते हैं, लेकिन अब जब आपसे फिर मुलाकात होगी हम आपसे फिर बहुत सी चर्चा करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत और मेरे साथ धर्मेंद्र को नमस्कार। आभार।